बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गरीब। चीज़ें होते होते बेहतर होने जा ही रही हैं। उमर अयूब जो हैं वो आखिरकार कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की पोजीशन पे आ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ पीटीआई के दावे कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ठीक भी नज़र आता है। किसी एक सूबे के साथ जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है वहाँ ठीक तरह से ये बताया जा रहा है कि वो जो फॉर्म 45 और 47 वाले मसले थे अब पहले केपी से ही शुरू करें। केपी में बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पे इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है और फिर से इंतखाबात होने के लिए कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। दूसरी तरफ सेनेट के इंतखाबात में हर जगह यही है, कौन आया कौन नहीं गया और अपर जो फ्लोर है उस पर कौन बैठेगा, जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट नाम है फैसल वाडा का भी आ रहा है कि वो जनाब सिंध में अपर फ्लोर पे के लिए आज़ाद तरीके से मुंतखब हो चुके हैं। फैसल वाडा की सियासत में क्या हैसियत है, एवरीबडी नो दैट कि किस तरह से उन्होंने अपना जगह बनाई है। जबकि पीटीआई ने उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, उसके बाद तमाम टीवी शोज़ पे वो नज़र आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि फैसल वाडवा जो कहते हैं वो ठीक होता है। जाहिर सी बात है कोई ऐसे ही तो ठीक नहीं कहता, किसी न किसी से इसी तरह से ताल्लुकात ज़रूर होते हैं कि वो बात वो निकालता है जो किसी के पास नहीं होते। तो ऐसे ही कुछ फैसल वाडवा के बारे में भी ख्याल था कि उनके ताल्लुकात उन लोगों से हैं जो कि फैसला साज हैं। आगे जनाब इस वक्त तमाम मुल्क में स्टेबिलिटी की बात तो हो रही है, लेकिन केपी नहीं संभल पा रहा। केपी में अभी भी मसाइल हैं और केपी के मसाइल काबू में आ नहीं रहे हैं। जबकि दूसरी जगह ये होता है कि जैसे ही किसी सूबे में किसी बात पे आपस में किसी और पार्टी का जिक्र होता है तो बड़े खुशाइन तरीके से उन चीज़ों को हल किया जाता है। एक और बात जिसका हमने कल जिक्र किया था और आज तमाम जगह इस बात का वावेला हो रहा है, एमक्यूएम भी तनकीद कर रही है शदीद तौर पे सिंध गवर्नमेंट पे, उसकी पुलिस पे कि जनाब आप लोग कहाँ हैं और हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। यकीनन कराची के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं और इस तरह से कोई भी शख्स महफूज नहीं रहेगा अगर अभी भी क्रैकडाउन नहीं किया गया। आखिरकार इस बात को मान लिया है गवर्नर यहाँ पे जो है वज़ीर आला सिंध ने कि हालात वाकई ही ख़राब हैं। अगर हालात वाकई ख़राब हैं और आपका जो पूरा अमला है, जो पुलिस है, सिंध पुलिस, वो वाकई इतनी ज़्यादा काबिल है तो मामला ठीक क्यों नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि जनाब सभी अपनी जीत की खुशी बना रहे हैं, आखिर मसाइल का हल क्या है वो किसी को नहीं पता। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं उबैद शाह साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और मुझे कुछ देर में ज्वाइन करेंगी मुसरत नियाजी साहबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले उबैद की तरफ चलते हैं। उबैद, एक तरफ मुल्क में स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पीटीआई किसी भी तौर पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं है। जबकि पीपल्स पार्टी वाले, बल्कि पीपल्स पार्टी वाले क्या बड़े खुल के ये बात अब तो कह देनी चाहिए कि नून लीग तक नहीं कहा कि अगर पीटीआई उनके साथ पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार हो जाती तो शायद हमारी गवर्नमेंट ना बनती या हम इक़्तिदार में नहीं आते। पीटीआई की ओवरऑल पॉलिसी मेरी कम से कम समझ से बाहर है। किस तरह की कन्फ्यूजन का शिकार है, जबकि इनको पता है कि जो भी ये नहले पे दहला वाला केस हो रहा है, जैसे ये कोई चाल चलते हैं एक मुख्तलिफ चाल इनके ऊपर चली जाती है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखें, इमरान खान साहब को जो ज़्यादा चोट पहुंचाई इस्टेब्लिशमेंट ने वो इंतखाबात से बिल्कुल पहले, एक हफ्ता 10 दिन पहले लगातार पे दर पे 3 मुकदमात में सज़ा सुना के पहुंचाई। और तोशा खाना केस और ये निकाह इद्दत का केस और दूसरा जो इसमें इनका ये ख्याल था कि इमरान खान साहब को सज़ा होगी तो जो एक मोरल वो है, दबाव है, वो लोगों पर आएगा और लोग ये समझेंगे कि शायद इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया और अब इनका साथ देने की कोई वो जो ज़रूरत नहीं है। और जो बरादरियों के वोट होते हैं और छोटी सतह पे गांव देहात में वोट होते हैं, उनके पॉकेट्स बनते हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे शायद कहीं और। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके बरक्स बहुत वेहीमेंटली वोट पड़ा इमरान खान साहब को। लोगों ने लाखों लाखों रुपए के टिकट लिए और ख़रीद के आके एक वोट डाला, एक वोट के लिए टिकट लेके पता नहीं कहाँ से आए। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि देखें, इमरान खान साहब की कारकर्दगी के तो मैं शुरू से ही हमेशा से ही नाक़िद हूँ, हमेशा मैं बोलता रहा हूँ और पीटीआई वाले भाई बड़ा चिढ़ते रहे, एतराज़ करते रहे। कारकर्दगी तो उनकी कोई थी ही नहीं। लेकिन ये बात एक मानने की है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है क्यों, इतने आगे तक वो चले कैसे गए, इतना ज़बरदस्त उनको रिस्पॉन्स क्यों मिला। जाहिर है एक ही सिंगल बात है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना। उन्होंने एक स्टांस इख्तियार किया, उन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की, एक फ़िलासफ़ी डेवलप कर ली कि मैं अब जो ना बागी हूँ, गद्दार हूँ और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा हूँ।
हालांकि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही इख्तदार तक पहुंचे थे। बहरहाल इख्तदार जाने के बाद का इमरान खान मुख्तलिफ था और इख्तदार तक पहुंचने वाला इमरान खान मुख्तलिफ था। और फिर तो सिंपैथी का वोट डालना तो हमारे यहाँ होता ही रहा है कि सिंपैथी का वोट पड़ता है। अब यह है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट से कहीं भी हाथ मिलाऊंगा तो ये सारी जो पॉपुलैरिटी है जो उनका फैलाया हुआ खड़ाग है सारा डीरेल हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो ज्यादा वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो सांझे की हंडिया है ये जल्दी चौराहे पे फूटेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में मामला, सांझे की हंडिया फूटेगी, इसमें भला तो किसी का भी नहीं है इस वक्त। अगर आप देखें तो पूरे इलेक्शंस हो चुके हैं, निज़ाम बन चुका है, चाहे लाया गया या किया गया जो भी ये सिलसिला था, लेकिन अब तो मुल्क इस बात का मुतमिल नहीं है कि इस तरह। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, आपने बात बहुत अच्छी बात है। सियासी बात अपनी जगह, लेकिन मारूजी हालात जो मुल्क के हैं, माशी हालात है, आप देखें ना, कंदकोट, शिकारपुर से लेके आगे गौसपुर और जो जितने सारे इलाके हैं ठुल वगैरह में लोग एक दूसरे के यहाँ मरने में ताजियत करने जाने की भी कोई पोजीशन में नहीं रहे। गुंडा राज है जबरदस्त किस्म का, अच्छे अच्छों की वहाँ उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं, उनके पास रॉकेट है, मिसाइल है, नेटो का सारा असला उन तक पहुंचा हुआ है। पता नहीं वो कैसे पहुंचा है, अल्लाह जाने कौन जिम्मेदार है, मगर वो इतने मुंहजोर हैं कि उन पुलिस की मजाल ही नहीं है उनको हाथ डाले, रेंजर्स की भी मजाल ही नहीं है कि उनका कुछ कर ले। तो ये हालात है। कराची में 3 महीने में पहले नए साल के अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई 50 मर्डर हो चुके हैं डकैतियों में, ठीक है ना। लोग ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह रोड पे मारे जा रहे हैं। मिनट मिनट पे जरा सा कुछ 1000 रुपए वाला मोबाइल होता है उसके लिए भी कत्ल हो जाता है आदमी, ठीक है ना। ये हालात है इस वक्त। 7000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं अब तक 3 महीने में। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। कहाँ जा रहे हैं जजेस, खत लिख रहे हैं कि हम सेफ नहीं है, हमारे घरों में जो है कैमरे लगे हुए हैं, हमारी बीवियों और बहनों और बेटियों की वीडियोस बनकर ट्रांसमिट हो रही हैं, ब्रॉडकास्ट हो रही है। हम पहुंच कहाँ गए, हमारे हालात कितने खतरनाक हैं। आप अंदाजा लगाएं कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी जगह पर खड़े रहने को तैयार नहीं है, कोई बचा ही नहीं है, कोई किसी की कोई क्रेडिबिलिटी, किसी की कोई हैसियत भी नहीं बची। बिल्कुल अनार्की का शिकार नजर आ रहा है मुल्क। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बनाना रिपब्लिक की एक टर्म इमरान खान साहब ने किसी जमाने में यूज की थी, वो उसकी प्रैक्टिकल शक्ल हमें नजर आ रही है अब। ऐसे हालात रहेंगे तो मुल्क चलेगा कैसे? लेकिन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हालात तक पहुंचाने में किसका हाथ है? अगर हम कहें कि किसी एक पार्टी का हाथ है, पीटीआई, या फिर जो दूसरी सारी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हैं? नहीं, मैं तो माजरत के साथ थोड़ी जुर्रत करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जर्नैल जिम्मेदार है और मैं ये कहूंगा कि जजेस जिम्मेदार है और सियासतदान तीसरे नंबर पे या सिविल ब्यूरोक्रेसी तीसरे चौथे नंबर पे। बात यह है कि पहले तो जो लोग इख्तियार अपनी जात में समोए बैठे हैं और वो गैर आईनी तौर पे अबव दी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं और वो समझते हैं कि ये सब कुछ हमारी मिल्कियत है, हमारे इशारे पे चलेगा, और जो उनके आगे सरेंडर कर देते हैं अपनी मजबूरियों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी खामियों से या कमियों से, कोताहियों से, वो भी जिम्मेदार है। जाहिर है वो ऐसे हैं ही क्यों कि उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, या उन्हें कोई लालच होती है, या उन्हें कोई रिश्वत होती है। अब इसमें जो है ना, देखें, किसी एक का नाम अभी इतना मजाल हमारी नहीं हुई है कि मैं प्रैक्टिकली किसी का नाम लूं या कुछ ऐसे कहूं। भाई इतने ही कह सकता हूं ना। देखें, कुछ पीटीआई के जजेस, कुछ जो है वो नून लीग के जजेस, वो नून लीग वाले आजकल बड़ा उछलते हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं होते तो अच्छा होता। मैंने सुना आबिद चेरली साहब 2 दिन पहले कहीं बड़े दुख से कह रहे थे कि ये मुजाहिर नकवी, ये एजाजुल हसन, ये साकिब निसार, ये उमर अता बंदियाल, इन लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया। मौका मिलता तो मैं याद दिलाता कि सैफुर रहमान साहब ने कयूम साहब को जो कॉल की थी, जस्टिस कयूम को, वो भी तो रिकॉर्ड पे कोई और डिस्कस करे ना। हमारे जज वो जो ख्वाजा शरीफ साहब हमजा शहबाज को प्लेट पकड़ा रहे थे, वो भी तो कभी कोई डिस्कस करे ना। है वो जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पे तारिक अजीज साहब छलांगे मार के गए थे, वो भी तो कोई डिस्कस करे ना। वो जो सईदुल सिद्दीकी साहब ब्रीफ केस लेके बलूचिस्तान हाईकोर्ट चले गए थे, नई बेंच लगवा ली थी। सजाद अली शाह के खिलाफ बेंच नंबर 1 में, रूम नंबर 1 में एक अदालत लगी हुई थी, रूम नंबर 2 में दूसरा चीफ जस्टिस बैठ गया था। तो ये तो हम करते चले आ रहे हैं ना, करते चले आ रहे हैं ना। जजेस वाली बात हो, और अब कहीं जाके गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली क्या बात की, एक मुर्दे को आपने सुकून दे दिया, वो भी एक ऑन रिकॉर्ड बात है कि किस तरह से क्या कुछ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन मसला इस वक्त सिर्फ यही है कि चीज़ों को खुदारा बेहतर कर दीजिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के लिए बेहतर कर दीजिए। मेरी समझ से तो बाहर है। हम जैसे स्कॉलर्स भी अब सर पकड़ के बैठ गए, स्पेशली केपी की सूरत हाल देखते हैं, और अभी वो बैठते हैं जिस तरह से सिंध की सूरत हाल की। बाद में कुछ और करना चाह रही थी मुसर्रत से, लेकिन पहले सिंध की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मुसर्रत नियाजी ने मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है। मुसर्रत, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे।
मुसरत, इस वक्त हमने बयान सुना एमक्यूएम का। एमक्यूएम ने बड़ी तनकीद की सिंध गवर्नमेंट पे, वज़ीर आला सिंध पे, और जाहिर सी बात है वो तनकीद अपनी जगह है, लेकिन हालात तो ख़राब हैं। और फिर मुराद अली शाह भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गई है। क्या समझती हैं इस वक्त? और भी अंदरूने सिंध में भी मामलात बहुत अच्छे नहीं हैं। कच्चे में जो डाकू हैं वो पुलिस के खिलाफ कैसी कार्रवाई करते हैं, अगवा कर लेते हैं पुलिस अफसरान को। ये सब कब तक चलता रहेगा? इसकी कोई प्लानिंग पीपल्स पार्टी के पास है, या आपकी मीटिंग्स में ऐसा डिस्कशन होता है कि जिसको आगे लाया जाए, आवाम को बताया जाए कि जनाब ये अब होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि बिल्कुल इस चीज से तो एक फॉरवर्ड तरीके से सिंध के वजीर आला साहब कह चुके हैं कि हम इंशाल्लाह, चाहे कच्चे के डाकू हों चाहे पक्के के बाकू हों, और जो शरीफ लोग हों, लिबादा तो शराफत का हो, लेकिन अंदरूनी वो डाकू से भी ज्यादा खतरनाक हो, इन तमाम से निपटेंगे इंशाल्लाह। बात दरअसल ये कि देखें, ये चीज तो चीफ मिनिस्टर सिंह ने भी कही है और बरमला कई बार कह चुके हैं कि ये बड़ा एक अजीब सी बात है कि जो उन डाकुओं के पास असला, अगर वो गिरफ्तार होते हैं और उनके पास से असला बरामद होता है, तो वो असला जो है ना कोई आम असला नहीं है। वो बड़ा अजीब सी अलार्म सिचुएशन होती है। और मैं समझती हूँ कि उसके अंदर तमाम हमारी जो लॉ फोर्स एजेंसीज हैं और तमाम हमारी जो पुलिस है, रेंजर्स हैं, ये तमाम के तमाम पहले भी जो है ना शहादतें हासिल करती रही हैं और उन्होंने अमन इस मुल्क को, इस खत्ते को, इस सूबे को दिया है। और इंशाअल्लाह ताला ये देखिए, जब गवर्नमेंट सही हाथों में, गवर्नमेंट जब तहिया कर लेती है कि हमने ये करना है, तो इस तरह के चंद जो लोग होते हैं ना, शरपसंद या डाकू या खराब जहनियत वाले, तो वो मैं नहीं समझती हूँ कि वो इतना फल फूल सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि माजरत के साथ मैं के खिलाफ जिस तरह की जो चीफ जस्टिस कह रही हूँ, चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा है, उस पर सख्ती से निपटा जाएगा और उन्हें अभी भी उनसे इसी तरह से सख्ती से निपटा जा रहा है। और इंशाल्लाह ईद के बाद आप देखेंगे कि उनका इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो ज़हन में आती है कि आपकी हुकूमत कभी ये नहीं कि पहली दफ़ा आप सिंध में आए हैं। जब इलेक्शंस हो रहे थे, आपके साथ ही मेरे कितने प्रोग्राम्स हुए थे और हमने कहा था कुछ भी हो जाए, ये जितनी पार्टीज आ रही हैं, लेकिन सिंध में हुक्मरानी आपकी होगी। बास लोग तो ये कहते हैं कि आपको नवाजा जाता है, आज तक नवाजा जा रहा है। एनीवे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस हद तक हालात ख़राब हो जाना, कच्चे के डाकू वाली बात तो अलग है, पक्के के डाकू वाली बात अलग है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ साथ जिन चीज़ों पे पाबंदियां हैं वो भी बड़े आराम से होती हैं, चाहे वो पतंग की डोर वाले सिलसिले हों, चाहे वो पटाखों की फैक्ट्रियां हों, ये सब सिलसिले भी आराम से होते हैं। कहीं कोई प्राइस लिस्ट वाला सिलसिला नहीं है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल लावारिस छोड़ा हुआ है सिंध के तमाम शहरों का। अगर मैं कराची की बात करूंगी तो फिर आप पीपल्स पार्टी कहती है कराची को अलग से क्यों ट्रीट करते हैं, चले हम पूरे सिंध की बात कर लेते हैं। ये 15 साल की आपकी गवर्नमेंट में ये क्यों हुआ? क्या पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए डॉक्टर साहब, सिंध के अंदर जहाँ तक मतलब बात हुई है कि नवाजने वाले, तो देखिए बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाजा जाता है, लेकिन अवाम नवाजती है। ठीक है, हम सिलेक्टर्स नहीं है, इलेक्टेबल जो है ना पार्टी है। और मैं नहीं समझती हूँ कि हमें कोई इस किस्म का नवाजे। जितनी भी अगर नवाजने वाली बात है तो जितनी सख्तियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त की है, मैं समझती हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से बेयर नहीं कर सकती है। बहरहाल ये हर शख्स की अपनी सोच है कि वो किस तरह से सोच सकता है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और अवाम हमेशा की तरह, आप कहते थे कि जी इंशाल्लाह सफाया होगा सिंध से, फलानी पार्टी आ गई, कितने सारे मुझे बताए ना अलायंसेस बने। मैं आप ही के प्रोग्राम में बात करती थी, अलायंस बने, वो अलायंस कहाँ गए, वो सब कुछ कहाँ गया? देखिए, जिनके साथ अवाम हो वो मैं समझती हूँ कि बेहतर अंदाज में पॉलिटिकल पार्टी चलती भी है। और वो जब अवामी, जमहूरी और अवाम का सोचने वाली होती है तो उससे अवाम ही इक़्तिदार में लाती है। और जब मैं आपके प्रोग्राम में कहती थी कि इंशाल्लाह हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे, तो मेरा नजरिया हमेशा आपके प्रोग्राम में यही होता था कि अवाम हमें मुंतखब करेगी और पहले से ज्यादा वोट हमें अवाम ने दिए और अवाम ने एतमाद किया है। और मैं आपको कई प्रोग्राम में हमेशा से कहती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का बेटा आया है और अब माशाल्लाह उनकी बेटी
से बेनजीर भी आई हैं। तो ये अपनी वालदा का छोड़ा हुआ मिशन भी इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे और मेरे चेयरमैन और को चेयरमैन हमेशा से अपने मिनिस्टर और एमएलए को भी कहते हैं कि आवाम के दरमियान में रहिए, और इंशाअल्लाह जब हम आवाम के दरमियान में रहते हैं तो मैं ये हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि गलतियां कोताहियां हर पॉलिटिकल पार्टी से होती हैं, और यकीनन हम नहीं कहते कि हमने 100% डिलीवर किया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो आप 110% डिलीवर करेंगे। नुसरत, मुझे दूसरे गेस्ट की तरफ जाना है, लेकिन एक जुमला ज़रूर कहूँगी कि आपकी अकीदत, एहतराम और अपने पार्टी लीडर से मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन हमें आम पाकिस्तानी बच्चे को भी यही एतमाद देना है कि वो किस तरह से मुल्क की क़यादत को संभाल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी की माँ का बेटा है तो उसकी माँ के नक्शो कदम के चलते हुए जो चीज़ें हो जाए। सर मैडम, मैं आपकी बात समझ भी रही हूँ, मैं उसको गलत भी नहीं कह रही। आपने कहा ना आवाम शख्स, देखिए खासो आम में अभी भी आप मुझे बताया ना, सेनेट में जो हमारे लोग मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 सेनेटर्स मुंतखब हुए, वो उनमें से आप मुझे कोई एक वडेरा शाही दिखा दीजिए। तमाम आम पॉलिटिकल वर्कर हैं जो इस वक्त सेनेट में आए हैं। तो ये चीज नहीं की जा सकती कि सारे के सारे लोग जो है ना मेरे चेयरमैन की फैमिली के लोग नहीं होते, या उनके यहाँ पे सबके सब पॉलिटिकल पर्सन होते हैं जो ग्रास रूट से आने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो नहीं कह सकती, बाकी जिसकी अपनी मर्जी है जो करे। अच्छा, आपकी तरफ चलते हैं, सेनेट की भी बात हो रही हो गए तो मुझे तो याद पड़ता है कि आज से 10 साल पहले भी 2008 में भी एक सीट के भी 20-20 करोड़ रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं अर्ज करूँ ना, उन्होंने कहा कि जी शहीद बीबी, आम लोग क्या सेनेट की सीट अफोर्ड कर सकते हैं? शहीद बीबी की तस्वीर, फैसल वाडवा की बात की जाती है, फैसल वाडवा की बात की जाती है, ये कौन ऑन रिकॉर्ड, मुझे चाहे जो जितनी तनकीद का निशाना बनाए, हमें भी बड़ी मसाइल का सामना होता है। इनकी घर में एक, मैं कह नहीं रही हूँ किसकी शादी हुई, कि एक शादी इनके घर में एक तकरीब होती है, कितनी कितनी बिजलियां चोरी की जाती हैं, कितना पैसों का जिया होता है। आप बिल्कुल करें, ठीक है, आप दुनिया का दर्द दिलों में लेके बैठे हुए, लेकिन उबैद इस तरह तो कोई नहीं सेनेट की सीट पे आता है। नहीं, वो इतने गरीब वर्कर हैं फैसल वापडा, और वो भुट्टो के ऐसे जियाले हैं, जिंदगी भर उन्होंने जेलें काटी हैं भुट्टो के लिए, उनको पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया है सेनेट में। तो पीपल्स पार्टी तो जी क्या जमात है, कोई वडेरा नहीं आया, फैसल वापडा वडेरे थोड़ी है। फैसल वापडा में देखे ना, पास पैसा होना बुरी बात नहीं है, आपके पास है, आपका पैसा आप करें, लेकिन कोई मुझे नहीं कहता है ना कि सेनेट में एमएलए आके बैठ गए। अरे आप छोड़े ना डॉक्टर साहब, कैसे डॉक्टर साहब एसएचओ और डीएसपी डाके मार रहे हैं यहाँ। ये सिंध गवर्नमेंट की क्या बात कर रही है? कच्चे और पक्के के डाकू तो ऐवानों में बैठे हुए, डाके मार रहे हैं एसएचओ और डीएसपी। कोई पूछ रहा है किसी को? क्या हाल हो गया इस पुलिस का करप्शन की नजर होके? क्या नशर हो गया इदारों का? यहाँ 6000 बिल्डिंग यहाँ गैर कानूनी बनी हुई है। वजीर बल्दियात कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब बन रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे? किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी भाई? ये कौन सा तमाशा है? क्या हशर कर दिया इस शहर का, क्या हालात कर दिए यहाँ लोगों के। लोग अपने घरों के दरवाजों पे कत्ल हो रहे हैं भाई। आप कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, बड़ी बुरी सूरत हाल है, तो इस्तीफा दे दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए बहरहाल वो, क्योंकि देखिए मेरे घर पे भी सामान आता है ना, राइडर आता है, रात को बच्चे चीज मंगवा रहे हैं, मैंने सामान मंगवाया। राइडर्स एक कराची का एक है एक सिलसिला के वो होता है, वो रो रहे हैं राइडर्स की उनके पास कुछ नहीं होता, उनके मोबाइल फोन चोरी हो जाते हैं। बताए ना क्या हालात है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है। सब कुछ करप्शन की दीमक जो है जड़ से खा गई हर चीज को। यहाँ 15 साल से ये सिलसिला चल रहा है, चलते 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 यहाँ तक पहुंच गए। एक और कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को। आपको एक और बात बताऊं, यहाँ के जो सीटीडी है ये इतना ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से, बड़े एजुकेटेड बच्चे यहाँ बैठे हुए, लड़के बैठे हुए यंग जो आए हैं पुलिस में, सीटीडी में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि शायद आला इदारों को भी तरबियत देने के काबिल हैं। वहां पे और भी लोग उनके पास तरबियत, क्या इनके पास ये नहीं हो सकता होगा कि इनको पता हो कि वहां कौन कौन डकैत है, कहाँ कहाँ चोरी हो रही है, कौन बैठा हुआ है, किस तरह से हो रही है, कैसे नहीं पता? अरे डॉक्टर साहब, पुलिस से जदीद असला तो डाकुओं के पास है। पुलिस की तो पिस्तौल में जंग लगा हुआ है, पैसे आते हैं हथियार लेने के तो वो पता नहीं कहां चले जाते हैं। हर चीज करप्शन की नजर हो चुकी है। बख्तरबंद गाड़ियां ऐसी ली गई कि गोली फाड़ के निकल जाती है उसको। आप हालत तो देखे ना क्या है। डिप्टी कमिश्नरों के गोदाउनों में जो है वो इमदाद का सामान आया, करोड़ों रुपए का पड़ा हुआ सड़ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। हालत क्या है? करप्शन की नजर हो गया पूरा ये सूबा। इतने बुरे हालात हो गए हैं लोगों के, जिसका मरता है उसको पता चलता है ना सर। आप उससे पूछे ना जाके
कि जिसके घर की गेट पे जो है वो 15,000 रुपए एटीएम से निकाल के लाया, पीछे पीछे डाकू आ गए, घर के गेट पे आके गोली मार के ले गए। उससे पूछे ना जाके आप कौन सी हुकूमत, कौन सा जियाला, कौन किसकी तस्वीर, कौन किसकी फला, उससे पूछे ना जाके आप। वो बताएगा आपको कि क्या कौन सी हुक्मरानी है, कौन सी हुकूमत है, कौन लोग हम पे हुकूमत कर रहे हैं, क्या हमारे हालात है। और आप कच्चे के बात करती हैं। यहां से लोगों को हनी ट्रैप करके ले जाया जाता है, उनकी वीडियोस उनके घर वालों को भेजी जाती है, दिल दहल जाता है। आप देखें तो क्या क्या हालत है, उनके नाखून खींच रहे हैं, घरे 50 लाख रुपए पहुंचाओ। यहां कारोबार नहीं है, लोग अपने सारा सारा दिन बैठे हुए दुकानें खोल के, 1 रुपए की बिक्री नहीं है, सेल नहीं है, काम ही नहीं है कोई यहां। अभी पता नहीं कैसे ये आप कौन सा जियाला, कौन सी फला की तस्वीर, पता नहीं क्या बातें करते हैं, समझ में नहीं आती कौन सी तस्वीर है। 7 लोग उनके मुखालिफ जो थे, वो 7 लोगों के कागज रिजेक्ट कर दिए इलेक्शन कमीशन ने। 3 लोगों से डील करके उनको बिला मुकाबला उनको विड्रॉ करा लिया। बिला मुकाबला एमएनए हो गई। कंपेन चलाने की उनकी गर्मी में टाइम नहीं है उनके पास, गाड़ी से उतरने का टाइम नहीं है कि कंपेन चलाए। 10 लोगों को उन्होंने निपटा लिया जो मुखालिफ थे, 7 के कागज रिजेक्ट करवा दिए, 3 से सेटिंग करके विड्रॉ करा दिया, बिला मुकाबला एमएनए। यानी इन लीडरों के पास हमारे लोगों में निकलने का टाइम नहीं है भाई, निकले कहां, इतनी गर्मी में कौन जाए। अच्छा, जब आपकी तरफ आते हैं मुसरत नियाज़ी साहिबा, मैं मानती हूँ कि तमाम चीज़ों के आप कहेंगे कि हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन देखिए जिसकी गवर्नमेंट होती है वो जिम्मेदार है। होते होते मामला बिगड़ते हैं, एक दिन में नहीं बिगड़ते। आज परेशान है यहाँ के लोग। कुछ अरसे पहले अगवा के वाकयात हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, ठीक है आपने गैर मुल्कियों को निकाल दिया, अब तो गैर मुल्की उस तादाद में आपके पास मौजूद नहीं है कि हम उन पर इल्जाम लगा दें जनाब उन्होंने सब कुछ किया है। कौन कर रहा है ये? देखिए सना, आपका जवाब देने से पहले मैं ये उबैद साहब जो कह रहे हैं, देखिए प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बात कह देना कि जी इन हुक्मरानों के पास या इन लोगों के पास धूप में निकलने का टाइम नहीं है, इसलिए इन्होंने जो है ना कुछ लोगों को तो विड्रॉ करवा लिया और कुछ लोग जो है ना इलेक्शन कमीशन ने उनके जो है ना पेपर जो है ना कैंसिल कर दिए। तो मेरे भाई मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, एक चीज। और जो शख्स अपनी मर्जी से किसी भी अपने इलेक्शन ना लड़ने के लिए विड्रॉ करता है, वो उसकी अपनी जाती जो है ना मामलात होते हैं, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक मेरा भाई कह रहा है धूप पे निकलने का टाइम नहीं, मेरे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने और आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने पूरे पाकिस्तान के अंदर शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी बेहतर और इतनी जबरदस्त कैंपेन चलाई हो। तो आप ये कहना ज्यादती और इस तरह की भड़के मारना नहीं, मैं नहीं समझती हूँ कि उससे जो है ना आपको पजीराई मिल सकती है। कम से कम आप ये देख लिया करें कि कौन ग्राउंड पे है और कौन ग्राउंड पे नहीं है। और अगर वो जो है ना अनअपोज आई है तो भाई आपको और मुझे क्या मसला है। 10,000 उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, जब मेरे चेयरमैन के सामने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। और दूसरी बात ये देख लें कि उसी हल्के से मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ने 1 लाख की लीड से जो है ना जीते हैं। तो वहां बातें कर रहे हैं जी अनअपोज खुद करवाया गया, ऐसी बातें ना किया करें प्लीज। अच्छा, दूसरी बात आप कह रही हैं कि देखिए जहां तक ताल्लुक है इसका मतलब यहाँ पे अमन लाने का, बिल्कुल मैं तस्लीम करती हूँ। जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये उसी का काम है और इस चीज से हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि 15 साल में ये बिगाड़ पैदा हुआ, ये ना कहें। ये दहशतगर्दी और ये सब कुछ तो बहुत पहले से चला आ रहा है। और जहां तक दहशतगर्दी को जब सदर पाकिस्तान मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब थे, तो आप मुझे बताएं उस वक्त हमें जब मुल्क मिला था उस वक्त के हालात, सना आप भी हमेशा बड़े सच्चे और सीधे तरीके से भी तस्लीम करेंगी कि उस वक्त हालात क्या थे, उसके बाद कितनी चेंजिंग आई। मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ये चीज हम तस्लीम कर रहे हैं कि बिल्कुल हालात गलत हैं और इस तरह के लोगों पर गिरफ्त रखी जा रही है और उनके पर तमाम को जब गिरफ्तार किया जाता है उनके पर FIR भी लॉन्च की जाती है और फिर इदारों का काम है कि उन्हें किस तरह की पनिशमेंट देते हैं। और हमें यकीन है अपनी अदलिया पर, जब ऐसे लोग जाते हैं तो उन्हें सजाएं भी मिलती हैं। और मैं कहती हूँ इससे भी सख्त मैं अपनी अदलिया से एहतरामन कहूंगी कि इससे भी सख्त से सख्त सजाएं उनको मिलनी चाहिए, ताकि लोग देखिए किसी घर में जब एक बच्चा शहीद, चलिए आपका मौकफ आ गया मुसरत, आपका मौकफ आ गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक पे जाने जी मुझे एक ब्रेक पे जाना है और मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद इसका जवाब दूं, लेकिन बहुत कुछ है कहने को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मुझे जब भी सियासत के बारे में बात की जाती है बाज़ औक़ात बिल्कुल आप यकीन माने
कि अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन सहाफ़त में पीएचडी करने के बाद मैं इस नहज पे आ गई हूँ जब मैंने औरतों को रोते हुए देखा अपने बच्चों की लाशों पे, और ख़ासतौर पर कराची में जो सूरत हाल है, पहले किसी पार्टी की नज़र हो जाते हैं उनकी जवान औलाद, और उसके बाद जो है वो दूसरी कोई पार्टी नए सिरे से आके खड़ी हो जाती है, जिनको वोट नहीं मिलता उनको भी वोट दे दिया जाता है। उसके बाद कौन हुक्मरान, कैसे हुक्मरान, किसका वोट क्या, सब कुछ एक तरफ ले दे के एक आध बयान सामने से किसी के पास आ जाता है, जनाब ये बयान आ गया है, और उस बयान के हम मजे ले रहे होते हैं। हम सोचते हैं वाह वाह जनाब, ये हमारी पहले से पार्टी जो थी। अब आप ये मुझे बताइए कि कोई मुझे जितनी भी दलीलें दे, फला का बेटा फला की बेटी और इस तरह से जी काम कर लेंगे, हम मानते हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि नए खून को आना चाहिए, काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कहना कि चीजें बेहतर हो गई है, आई एम सॉरी टू से, चीजें बेहतर नहीं हुई हैं। हम सियासत में ही उलझे रहेंगे। हमने जो इंतहा पसंदियों पे हम चले गए ना, उसका कोई पीछे हल नहीं है। आपको एजुकेट करने की जरूरत है लोगों की। आपकी तालीम का बजट कितना है वो तो सोचें। आप किस तरह से उस बजट को लेके चल रहे हैं। सिंध की तालीम का बजट पिछली दफा जब बजट आया तो इतना कोई आपने हाई लेवल पे रखा हुआ था, लेकिन इकदाम क्या हुए? क्या उन इकदाम के नतीजे में ये कौम बनती है? अगर तालीम पे वाकई सीरियस होकर तवज्जो दी जाती तो ये सब कुछ हो रहा होता कि आज एक लड़का आराम से जनाब एक बाइक पकड़ता है, एक पिस्टल खरीदता है, और वो अनाड़ी होता है ना उबैद, मैं आपकी तरफ आऊंगी, अनाड़ी ही होता है ना कि उसको ये समझ नहीं आता कि सामने से मुजाहिमत होगी तो मुझे करना क्या है, वो फौरन से पिस्टल खोल लेता है, सामने वाले की जान खत्म। मेरा तो ये ख्याल है डॉक्टर साहिबा कि कोई बाकायदा यहाँ कैंप्स हैं जहाँ डकैती की ट्रेनिंग कराई जा रही है, बाकायदा सिखाया जा रहा है। कच्चे के और पक्के की जो बातें अभी हुई हैं, आपको पता है वो लोग जो बिल्कुल जाहिल हैं, स्कूलों का कभी उन्होंने मुंह नहीं देखा, जो डाकू बने हुए हैं कच्चे में, जिनका राज है, वो इतनी टिपिकल मशीनरी जो नेटो का असला है उसे वो चलाते भी हैं, उन्हें चलाना भी आता है। उसकी वो एक सेकंड मैं आपको रोकूंगी क्योंकि मुझे गेस्ट को इन करना है। अख्तर आराई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जी, आपकी तरफ वापस आते हैं। ये जो आपने बात की ना कि असला आया हुआ है और खुद गवर्नमेंट भी उसको जो है मान रही है। आप देखें वजीर आजम साहब ने कल कहा, वजीर आजम साहब ने कल स्मगलिंग के हवाले से बात की, तो आप मुझे बताएं स्मगलिंग कौन करता है, कैसे हो रही है? मैं कर सकता हूँ, आप कर सकती हैं। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी का बड़ा इन्होंने बयान दिया मुसर्रत ने थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज को पता होना चाहिए कैसे आ रहा है। यानी कि आपने पक्का इल्जाम तो आपने कह दिया, आप कह रहे हैं कि जनाब ये हमने नहीं, लेकिन इसमें कोई पर्दा भी नहीं। सही बात है ये। हाँ। या तो पुलिस का रोल होगा, या फिर फौज के जवानों का रोल होगा, या फिर कोई कस्टम और दूसरे इदारों का रोल होगा। तो इनसे पूछ के ही स्मगलिंग होगी ना। असला भी आएगा तो इनकी नजरों से आएगा, नहीं तो फिर ये बिल्कुल ही नाकार है। ये खड़े क्या कर रहे हैं वहां पे? अगर इनको पता ही नहीं चलता, इनसे छुप के आ जाता है, कोई जिनबूट ले आते हैं, तो कौन जिम्मेदार है? ये बात तो देखें, माशरा हमारे, आप इस तरफ आ जाएं, प्रोग्राम को ले आए। आपने कहा सियासत पे दिल दुखता है, आप इस तरफ ले आए कि हमारे माशरे में ये 1 किलोमीटर पे आपको, हर 1 किलोमीटर पे आपको एक मस्जिद मिल जाएगी, लेकिन आपको एक दूध की दुकान मिल जाए ना जहां खालिस दूध मिलता है, एक पूरे पाकिस्तान में, तो आप मुझे बताइएगा कि ये क्या, कौन सा मुल्क है, क्या मुल्क है? बात यह है कि हम हर चौक चौराहे पे सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे यहाँ, हर जगह जो है ना ये मजहबी जुलूस निकल रहे हैं, हर जगह ये मजहबी प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक शख्स का भी कैरेक्टर जो है इस माशरे में इस काबिल नहीं बचा है कि आप उससे धोखा खाने से समझें कि ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर धोखा ना आपको मिले। बात यह है कि हमारे साथ बड़ी कोई आहिस्ता आहिस्ता, बड़े तरीके से, बड़ी प्लानिंग से हमारा वो हशर कर दिया गया है। हम वहां आ गए जहां पूरी सोसाइटी कोलैप्स होने के करीब है। हमारे यहाँ एक मामूली से मामूली आदमी जो है वो अपनी सतह पे जितनी करप्शन कर सकता है करने को तुला बैठा है, ठीक है ना। एक सब्जी वाला, कल एक साहब को मैंने देखा, वो तरबूज उन्होंने काट रहे थे, तरबूज के ऊपर ग्रीन करने के लिए उसका छिलका प्लास्टिक लगाई हुई थी, वो उन्होंने काटा तो वो प्लास्टिक उतर रही थी। अंडे जाली बिक रहे हैं, गोभी जाली मिल रही है, मुर्गियां हराम बिक रही हैं, ठीक है ना। हमारे हालात वो हो चुके हैं इस माशरे के, इस सोसाइटी के, आहिस्ता आहिस्ता करके हमें ऐसा कर दिया गया है कि हम अब बिल्कुल कोलैप्स होने पे हैं, बिल्कुल कोलैप्स होने पे हैं। हमारा इख्तिताम है। यानी एक शख्स ने 3 दिन पहले अपनी सगी बहन को अपने बाप की और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में गला घोट के मारा, और बाप चारपाई पर बैठा रहा। मारने के बाद उसने उसको पानी पिलाया कि थक गया होगा, पानी पी ले। हमारे ये हालात हो गए हैं, ऐसे ऐसे वाकयात हम सुन रहे हैं कि अब समझे नफ्सियाती मरीज, डिप्रेशन इस मुल्क में कोई, यानी अजीब में क्या है, ऐसे हालात बयान करो, मेरी समझ नहीं आता टीवी पे बैठ के क्या बात कर सकता है इंसान। टेलीविजन पे बैठ के क्या बात करें, बाज़ वक़्त वो हम जाहिर सी बात है इंफॉर्मेशन साथ साथ लेके चलना भी ज़रूरी होता है, तो यूट्यूब पे हम लगा लेते हैं चीज़ें, और जो छोटे मोटे चैनल्स होते हैं वो उसमें मैं मानती हूँ कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत भी होगी, लेकिन उसकी जब छानबीन की जाती है तो सब कुछ गलत नहीं होता, बहुत कुछ सही भी उसमें होता है।
यकीन माने कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भी सोचती हूँ कि हमारे आगे भी बच्चे हैं, किस तरह माशरा कहाँ जा रहा है। एक तरफ करते हैं सियासत को और भले कुछ भी हो जाए। अख्तर आरई साहब को स्पेशली लिया है इस प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे। अख्तर आरई साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अख्तर आरई साहब की आवाज स्टूडियो में नहीं आ रही है। अख्तर आरई साहब मुझे सुन सकते हैं? ठीक है जनाब, आवाज उनकी नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ठीक है जी, अख्तर आरई साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा ठीक है, आगे चलते जनाब, जैसे ही राब्ता उनसे बहाल होता है हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने देखी है, आपने मज़हब की बात की, हम बहुत जल्दी किसी के लिबादे से उसकी चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं और रमज़ान हमें जो दर्ज देते हैं, हम रोज़ा भी रख रहे हैं, हम लड़ाई भी कर रहे हैं, हम जो है ये अपने आप को मुसलमान साबित करने के लिए इफ्तारियाँ भी करवा रहे हैं, खूब ढेरों ढेर इफ्तारियाँ हो रही हैं। और सिर्फ एक इदारा नहीं जिसके ऊपर पूरी दुनिया पीछे पड़ गई हाथ धो के, वो जो कर रहे होंगे वो अपने तौर से उनके अमाल हैं। इसके अलावा भी मैंने देखा है कि इफ्तारियों पर हम वो कर रहे हैं, लेकिन कोई कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहा है। देखिए ना, मजहबी तबका जितना भी है जो मेंबर रसूल पर बैठते हैं, उनके जो इतने शॉर्ट साइटेड हैं, उनके जो मसाइल हैं, मौजूआत हैं, वो सब करामात पे हैं। समझे ना कि वो कब्र में फला बुजुर्ग के आए तो फरिश्तों का हाथ पकड़ लिया उन्होंने, फला कर लिया। आप सारी बात सुनेंगे आपको इसी तरह की मिलेगी, करामात का जिक्र, कहानियों का जिक्र, कब्र के किस्से, समझे ना। तो पत्नी कौन कब्र में बैठ के वीडियो बना रहा होता है और उनको बताता है कि ये हुआ इस कब्र में। बात ये है कि वो अखलाक और किरदार, इन दो चीजों पर तो किसी का कोई रुझान ही नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो झूठ बोलेगा वो हम में से नहीं, यानी मेरा उम्मती ही नहीं, खारिज कर दिया। हमारे यहाँ कोई किसी मौलवी को अपने मंबर पे बैठ के सुना ये बात करते हुए कि झूठ बोलना कितना गलत है या इसकी कितनी संगीन इसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है। या आपने कभी सुना कि वादा वफा करना, जबान पूरी करना, धोखा ना देना, वक्त की पाबंदी करना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना, नाजायज कब्जा ना करना, फुटपाथों पे, सड़कों पे, गलियों चौराहों में ये जमीनों के कागजात जाली ना बनाना, लोगों का प्लॉट ना खाता, झूठे मुकदमात ना बनाना, कितनी ही बातें हैं जो मंबर पर बैठा हमारा मौलवी, हमारा आलिम दीन हमारे माशरे को सिखा सकता है, उनको बता सकता है, उनकी तरबियत कर सकता है। मगर वो तो ये बातें ही नहीं करता, उसका तो ये मौजू ही नहीं है। वो तो फिक़ही और गुरोही मसलों में अटके हुए, एक मसलक नीचा दूसरा मसलक ऊंचा, फला मौलवी ने फला किताब में ये लिख दिया। और चीजें मैंने ये देखी है कि हुकूमतें लोगों को बेहतर मुस्तकबिल पे लाने के लिए प्रोजेक्ट्स देती हैं। हम वो वाली स्कीमें देते हैं जो खजाने से पैसा निकालो और किसी को दे दो, और लोगों को उसमें फिर आराम से खाने की आदत हो जाती है। ये तो श्रीलंका आपके सामने है ना, श्रीलंका कोलैप्स क्यों हुआ? हर चीज हुक्मरान पॉपुलैरिटी लेने के लिए हर चीज फ्री, बिजली फ्री, फला फ्री, पानी फ्री, गैस फ्री, फला फ्री, मुल्क कोलैप्स हो गया। कौन सी चीज फ्री में आती है? देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। हर चीज की कॉस्ट होती है। हुकूमतों का काम होता है कॉस्ट नीचे रखें, मिनिमम पे रखें, अफोर्डेबल रखें और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें रोजगार की, लोगों को अपना कारोबार करने का तहफ्फुज दे, मौका दे। जान माल आबरू का तहफ्फुज हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम मुफ्त में चीजें देना थोड़ी होता है। कैसे देगी मुफ्त में चीजें? उसकी कोई कॉस्ट नहीं है क्या? आखिर में आप कोलैप्स नहीं हो जाओगे? ये इमरान खान के हेल्थ कार्ड पे मैं क्यों तनकीद करता रहा? हेल्थ इंश्योरेंस दो ना लोगों को, वो साल का 10,000 रुपए भरे, 1,000 रुपए महीना करके और कवरेज ले लें। जो तो दुनिया में यही होता है ना। आप कह रहे मुफ्त की इंश्योरेंस, मुफ्त की हेल्थ तो नहीं होती ना भाई, कहीं हो नहीं सकती ना। वो सुबह उनका 1,000 ऊपर से अरब में चला गया, 1,000 अरब से ऊपर के ओवरड्राफ्ट में चला गया। बात यह है मुफ्त का कुछ नहीं होता दुनिया में। मुफ्त पर हुकूमत, यहाँ 400 अरब रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, कहां से पूरा करेंगे हम? आप कहते हैं 1 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया, भाई किसके लिए लिया आपने? हमने तो नहीं कहा आपसे, आप क्यों ले रहे हो? आप अपने मोटर केट कम करो 50-50 गाड़ियों के। आप अपने फ्री की बिजली, 57 अरब रुपए की बिजली के बिल फ्री हैं इस मुल्क में। किस लिए हैं भाई? लोग बोझ उठाते ना उनका बोझ। रेलवे यहां खसारा करती है, पीआईए यहां खसारा करती है, फला डिपार्टमेंट यहां खसारा करता है, डाक मोकबर डाक यहां खसारा करता है। हम क्यों भुगत रहे हैं भाई आम आदमी? हमारे ऊपर आप टैक्स लगा 9 रुपए, फिर पेट्रोल महंगा हो गया। अभी पेट्रोल 350 रुपए तक जाएगा, अभी अगले चंद दिनों में और बढ़ेगा। तो बात यह है कि किस तरह मुल्क चला रहे हैं आप, कैसे चला रहे हैं? फ्री में लोगों को कुछ दे देना है मकसद, सोल्यूशन नहीं है। इस पैसे को आप किसी और तरह से यूज करें भाई, मेहरबानी करके। चलें, अख्तर आरई ने मुझे ज्वाइन कर लिया, अब हो सकता है आवाज हमें बेहतर आ रही है। अख्तर आरई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अगर ऐसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बात हो रही थी और आपको स्पेशली हमने प्रोग्राम में मधु के हवाले से आपका नौजवानों से ताल्लुक रखता है, आप बच्चे की तरबियत करते हैं, बहुत से लोग आपसे तरबियत लेके मुख्तलिफ ओहदों पे आ चुके हैं। क्या समझते हैं माशरा कहाँ पहुंच चुका है? तरबियत का क्यों इतना फुकदान है कि माशी तौर पे हम वैसे ही जवाल का शिकार हैं, फिर अखलाकी तौर पे भी जवाल का शिकार हो रहे हैं, और फिर आप ये देखें कि इस वक्त जो डकैती और मज़ाहमत के वाक़यात हैं उसमें लोगों की अमवात हो रही है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से होती है। इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद तमाम प्लेयर्स जो होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और तमाम वो इदारे और पेरेंट्स तक और स्कूल टीचर्स तक तमाम लोगों का इन्वायरमेंट इदार होता है। यहाँ झूठ बोला जा रहा है, यहाँ प्रेमबाजी की जा रही है। अभी शाह साहब बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि बिजली के बिलों का जो नारा लगाया था इन्होंने, जितने वादे किए थे वो तमाम वादे जो है झूठे के झूठे हैं। इस तरह से अगर किया जाएगा तो मुझे बताइए हमारी तरगीब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि झूठ बोल के प्राइम मिनिस्टर बन जाए, झूठ बोल के हुक्मरान बन जाए और झूठ पे ये सब कुछ चले। और जो बुलिंग है, जो बुलिंग से मुराद ये है कि जो माशरे में एक रवैया है, उस रवैये से क्या नौजवान उससे तासुर लेता है। जो नौजवान चाहता है कुछ काम करना माशरे के अंदर, और वो नौजवान तो पाकिस्तान से निकल चुका, वो टैलेंट तो इमिग्रेंट बन के किसी और दूसरी कंट्री में चल रही है, सिटीजन बन के रहना पसंद करता है, क्योंकि वो इज्जत मिलती ही नहीं, इसको सिविलाइज सिटीजन वाली इज्जत मिलती ही नहीं यहाँ पर। तो अब हम नौजवान तो बहुत मायूस है इस वक्त, तमाम के तमाम लोग मायूस हैं। अब हम करें तो क्या करें? मतलब ये है कि ऐसे ऐसे सवालात नौजवान पूछते हैं, बच्चे ऐसे सवालात पूछते हैं, उनके जवाबात हम क्या दें? पेरेंट्स से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि हो क्या रहा है ये। तो खुदारा जो है हमारी इंस्पिरेशन जो हम देते हैं अपने बच्चों को, जो हम उनको तरबियत दे रहे हैं, उस तरबियत के अंदर जो है हमें कुछ उनके लिए करना होगा, उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना होगा। टेक्नोलॉजी अरूज पर है, हमारे तालीमी इदारों में अभी भी दीवारें काली हैं, ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड पे जो है गाय बैल बकरियां पढ़ रहे हैं, गोश्त जो है स्कूल हैं, गोश्त मामलात हैं, आर्टिकल 25A के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। तालीम तो है नहीं, शऊर कैसे मिलेगा? जब तालीम होगी तो शऊर मिलेगा। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं आपसे फरहान साहब एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एक मेंबर हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मैं ठीक हूँ सर? जी बिल्कुल, मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और सुबह से इनको प्रेसिडेंट करता हूँ। बिल्कुल, हम लोग क्या आपकी जो ये तंजीम है ये कोशिश करती है अंदरूनी सिंध और कराची के मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें क्रैक डाउन करें और देखें कि तरबियत कैसी हो रही है, तालीम कैसी हो रही है? चले जनाब, आप एसोसिएशन ही काम कर रही हैं, अब तो ज्यादातर काम करते हैं तंजीमें, क्या आपकी तंजीम भी ये काम करती है? आपने बहुत बड़ी बात है, हमने किसी ने जरूरत की क्रैक डाउन नहीं है। देखें देख लीजिए, आप किसी गाड़ी को सिग्नल तोड़ने से तो जरा रोक के देखें। आप देखें वो कितना बयानबाजी करेगा। हम कैसे तालीमी इदारे जो है हम गवर्नमेंट का काम है, रेगुलेटरी बॉडी का काम है, वो हम एक ट्रांजिशन नहीं कर सकती, एक एसोसिएशन नहीं कर सकती। उसकी वजूहत ये है कि बहुत सी ऐसी एसोसिएशन मुफाद परस्त बना दी गई हैं, बनी हुई हैं, जो सिर्फ अपने मकासद के लिए काम करती हैं। जब पूरा आवा का आवा बेड़ा हुआ है, वहाँ पर अच्छे 4 लोग जो है क्या काम कर सकते हैं? हमारे अप्रैल के अंदर टेक्नोलॉजी पे कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पहले हमने फरवरी में कॉन्फ्रेंस की है। हम लोग कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम आ जाए बच्चों को। आप देखें ना, हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजी की होती है, उनकी सिर्फ एक्सपोर्ट जो है इतनी ज्यादा है, हमारी पूरी जो है वो मेरा ख्याल एक्सपोर्ट के जितनी उन्होंने अपनी सिर्फ जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे जो है वो ब्लैक बोर्ड बैठ के देखते हैं, उनको वैसे ही तरक्की पास कर दिया जाता है। ठीक है, जो पैसा खर्च करता है उसको अच्छी मार्कशीट मिल जाती है, अदरवाइज बाकी सारे जो है लटक जाते हैं बेचारे। मुझे बताइए इस माशरे में डिमोटिवेशन होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हम कर सकते। इन जाके क्रैक डाउन कैसे करें? आपके सवाल तो बहुत भारी आपने कर दिया। तो ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें हमें सबको मिलके काम करना होगा।
सर बात तो वही है कि हम जो आधे घंटे से जो बात कर रहे हैं वो यही है कि अगर आप ये कहते हैं कि आप भी मजबूर हैं, दूसरा कहते हैं दूसरा भी मजबूर है, तो मतलब आप तो वो हैं कि जो अगर तंजीम आपकी जो चल रही है वो स्कूलों में आप भी ये जानते हैं कि सिर्फ पैसे लिए जाते हैं स्कूल्स में, तालीम और तरबियत का मसाइल अलग हैं। आपको अपने बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होती होगी, मुझे भी अपनी औलाद के लिए मसला होता होगा, जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी बड़ा मसला होता होगा। सिर्फ आप भारी फीसें भर रहे हैं, तालीम और तरबियत नहीं हो रही है। मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इसको कौन चेक एंड बैलेंस किसका होगा? अगर गवर्नमेंट नहीं देख रही है तो कुछ तो ऐसी तंजीमें जो काम कर रही हैं, कोई तो इनका एजेंडा होगा कि हमें रोकना है ऐसे स्कूलों को। क्योंकि मुझे आवाज कम आ रही थी, मैं जो समझ पाया हूँ बिल्कुल। देखें, ये तो मौजूदा हुकूमत का काम है कि वो इख्तियार से काम करे। यहाँ तो हुकूमत संभाली नहीं जाती। आप जिन टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त जिस तरह की हुकूमत बनी है और उम्मीद तो उससे बहुत ज्यादा थी कि बहुत बड़ा सियासी बड़ी बड़ी पार्टीज इसका हिस्सा है, तो उसके बावजूद भी इस वक्त हुकूमत को मैनेज करना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नजर आता है। तो जो एक फलाही रियासत है, जो जमहूरियत पाकिस्तान है, वो जमहूरियत क्या कर रही है? वो क्या कौन से फंडामेंटल राइट दे सकती है? वो जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम सब क्या कर पाएंगे? आप ये नहीं, बहुत बड़ा एक अलमिया है। मैनिफेस्टो में जो वादे किए हुए हैं वो वादों को भी जो है वफा नहीं कर पा रहे हैं। हुक्मरान वो प्रॉपर उसको भी नहीं चला पा रहे हैं। तो मामला डिपार्टमेंट देख लें, इदारे देख लें, अजीब एक कैफियत की है इस वक्त। तो वोटर बड़ा परेशान बैठा हुआ है कि हमने क्या किया था, हमने वोट किसको डाला था, आ कौन गया है, वो क्या रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। यानी कि इवन जो जुडिशरी तक जो है ना बड़े प्रॉब्लम लोगों को नजर आ रहे हैं। जो ऊपर से नीचे तक जो है मसाइल ही मसाइल हैं। सर पकड़ के बैठी हुई आवाम से हम जाए तो जाए कहाँ? चलिए, बहुत शुक्रिया अख्तर राई साहब। आपके शायद आवाज में कुछ इशू हुआ तो बहरहाल देर से बात हुई। आई होप कि आप यहाँ पे होते तो बड़ी अच्छी तरीके से आपसे बात होती। आपका बहुत शुक्रिया बैचा, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। मुसर नियाजी साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी। समझ कुछ नहीं आ रहा कि हालात कहाँ जा रहे हैं, समझ बहुत कुछ आ रहा है कि हालात कहाँ जा रहे हैं। इतनी चीज़ें होने के बावजूद आज मुझे अफसोस इस बात का था, और मैंने जो प्रोग्राम का बिल्कुल रुख चेंज किया वो इसलिए क्योंकि जब जवान बच्चों की लाशें हम घरों से उठते हुए देखते हैं तो हमें एहसास नहीं हो रहा है किस दिन खुदा न खास्ता ये सब सिचुएशन जब हमारे घरों में होंगी ना तो चीखें निकल आएंगी कि ये हुआ क्या है, क्यों हो रहा है। उस वक्त हमें ख्याल आएगा जब हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट ये कहते हैं जनाब ये हमारे नहीं है सिस्टम, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। जनाब एक भी डिपार्टमेंट में कहती हूँ चले छोड़ दें हर चीज को, एक कोई भी डिपार्टमेंट ठीक हो जाए ना, अपने रास्ते पे चलना शुरू हो जाए तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो नौजवान काम करना चाहता है, जो यूट्यूब पर भी काम करना चाहता है, जो ऑनलाइन भी काम कर रहा है, उसके ऊपर भी आपने टैक्सेस का बोझ लाद दिया। जिसको ये नहीं पता टैक्स होता क्या है, वो तो किसी ना किसी तौर पे बच्चा अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है अपने टाइम निकाल के। जो टैलेंटेड है उसको भी काम करने नहीं दिया जा रहा। चीजें फकत इतनी हैं कि अगर बेहतर हो जाएंगी कि एक डिपार्टमेंट भी वो जो अगर आप सही करने की कोशिश करो और तंजीमें भी उस पर लग जाएं, और बात तंजीमों की और पढ़ाई की और इन चीजों की होती है, तरबियत की होती है। एक नारा लगातार पिछली दफा ही चाहे किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ आप बात करें कि एक निसाब की बात होगी, वो एक निसाब पे तमाम जो है ये फिरके खड़े हो गए, तमाम ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस भी खड़ी हो गई, प्राइवेट स्कूल्स खड़े हो गए, तमाम लोगों ने यूनिवर्सिटीज खड़ी हो गई, कॉलेजेस खड़े हो गए। जनाब एक ये नहीं होगा, एक निसाब नहीं चलेगा। जब इस तरह की चीजें होंगी तो चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं? दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।